ठीक है, हमने कहाँ तक कवर किया था लास्ट क्लास में? हमने सिंपल सा पॉइंट कवर किए थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तक हो गया था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, इसके ना सिर्फ बेसिक करेंगे क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट में ज्यादा है। हमने जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही करेंगे, इसमें से ही आपका एग्जाम में कवर हो जाएगा। और जो कुछ इसके सेक्शंस हैं वो मैं आपको बता दूंगी। और इसके इतने ज्यादा सेक्शंस नहीं है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, उसके हमारे पास कंसेप्ट ज्यादा आते हैं। जो स्पेशल इसके सेक्शंस हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्टीज लाइबिलिटी। देखो, अब यहाँ पे जो शॉर्टीज की लाइबिलिटी है, अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं तो जो शॉर्टी की लाइबिलिटी है वो क्या होती है। देखो, सिंपल सी सीधी सी बात है, शॉर्टी कौन है, यानी कि जो कि इसने गारंटी दी है। तो जो आपके पास श्योरिटी की लाइबिलिटी है, ठीक है, एक होता है आपका प्रिंसिपल डेटर, एक क्या है आपका क्रेडिटर। ठीक है, तो अब आपको पता है क्रेडिटर कौन होते हैं, जिससे हमें पैसा लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बैंक क्या होगा, प्रिंसिपल डेटर होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है। एंड देन श्योरिटी कौन होगा, जो आपकी गारंटी है। अब मान लीजिए आप अपने आप को लीजिए, आपने किसी की गारंटी दी है। ठीक है, तो आपने जब किसी की गारंटी दी है, इसका मतलब कि वो क्या है, श्योरिटी की लायबिलिटी है। तो श्योरिटी की, आपने जब गारंटी दी है, श्योरिटी की लायबिलिटी है। तो क्या है, श्योरिटी लायबिलिटी इज सेकेंडरी। श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी है, यानी कि आपकी गारंटर, श्योरिटी मीन्स गारंटर की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब जब प्रिंसिपल डेटर ने, ठीक है, पैसा नहीं दिया। जब प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया, यानी आपकी श्योरिटी लायबिलिटी इज सेकेंडरी। श्योरिटी लायबिलिटी इज कंटिंजेंट और डिपेंडेंट, ऑब्वियसली। मतलब कंटिंजेंट और डिपेंडेंट मींस, कंटिंजेंट मींस एट द एंड, लास्ट में आएगी। ठीक है, पहले नहीं आएगी, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, पहले बैंक वाले, ठीक है, किससे लेंगे पैसा, पहले जो बैंक वाले हैं वो पैसा लेंगे आपका प्रिंसिपल डेटर, जो मेन पर्सन है, उससे पैसा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बैंक मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है, जो लोन जिसका लोन हो रहा है वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल डेटर। और जो गारंटर है वो क्या बन जाएगा, श्योरिटी। तो जब आपका प्रिंसिपल डेटर से डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है, तब आपके पास, एक मिनट, प्रिंसिपल डेटर से डिफॉल्ट हुआ है तब आपके पास होगा। ठीक है, तो यानी श्योरिटीज लायबिलिटी इज कंटिंजेंट और डिपेंडेंट। श्योरिटी की लायबिलिटी कंटिंजेंट है और डिपेंडेंट है। श्योरिटी लायबिलिटी अराइजेस इमीडिएटली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, यानी कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो अराइज करेगी इमीडिएटली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ये समझ में आ गया कि जब प्रिंसिपल डेटर का डिफॉल्ट होगा तब जाके श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज करेगी। इट मींस कि ये डिपेंडेंट है। श्योरिटी लायबिलिटीज को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होती है। ठीक है, को एक्सटेंसिव का मतलब ऐसा नहीं है कि गारंटर कहेगा कि ठीक है भाई, आपने तो, ठीक है भाई, उसने इतने, जितने की लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है ना, उतनी ही लायबिलिटी श्योरिटी की भी रहेगी। को एक्सटेंसिव, वो उसका को पार्टनर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, को एक्सटेंसिव है, ठीक है, उतनी ही एक्सटेंट की लायबिलिटी रहेगी। यानी कि जो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है वही श्योरिटी की लायबिलिटी है। मैंने इसलिए शॉर्ट में लिखा हुआ एस इज इक्वल टू पी। जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वही आपके प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी रहेगी। श्योरिटीज लायबिलिटी टू लिमिट हिज, ठीक है ना, लायबिलिटी, श्योरिटी की, हाँ ये लायबिलिटी है। मान लीजिए कि श्योरिटी ने कहा, गारंटर ने कहा कि अच्छा इसने तो 10 लाख का लोन दिया है, लेकिन देखिए मैं
इतने तक की लायबिलिटी तक मैं मतलब नहीं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो फिर उस केस में उसे दो गारंटर हायर करने पड़ेंगे प्रिंसिपल डेटर को, वो उसकी हेडेक है। लेकिन हाँ, श्योरिटी की लायबिलिटी हो सकती है कि आप अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं। लाइक कि मैं मतलब मैंने कहा कि मैं ठीक है 5 लाख या मैं 4 लाख तक ही गारंटी दे सकती हूँ, उससे ज्यादा की मैं गारंटी नहीं दे सकती। ठीक है, और श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है उसकी इनकम के ऊपर भी। सबसे पहली बात तो ये, हमारे इंडिया में हम जब ये कहते हैं ना कि नहीं आपको ना गारंटर उतने का लेके आना है कि जिसकी सैलरी 35,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो। ठीक है ना, क्योंकि बड़ी अमाउंट के लिए तो बड़ी सैलरी वाला पर्सन ही गारंटर बन सकता है। तो कहीं ना कहीं जो श्योरिटी की लायबिलिटी वो खुद से भी लिमिट करा सकता है। और अगर वो खुद से नहीं होती है तो एक सैलरी के अकॉर्डिंगली भी लायबिलिटी लिमिट होती है। अगर आप एक पर्सन लेके आ रहे हैं कि जिसकी सैलरी खाली 15,000 है, तो वो सिर्फ अपनी 15,000 तक की एक्सटेंड तक ही लायबिलिटी दे सकता है। तो शॉर्टेज लायबिलिटी टू लिमिट हिज एबिलिटी, ठीक है ना, लायबिलिटी। श्योरिटी की लायबिलिटी होती है कि अपनी ये जो लायबिलिटी है उसे लिमिट कराए। श्योरिटी इज लायबिलिटी इन कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, हाँ आप एक एक जो था ऑन वो कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो आप उसको यूज कर सकते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी में। श्योरिटी इज लायबिलिटी वेयर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ठीक है ना। अब सिंपल सीधी सी बात है, बैंक और ए के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, तो भाई उसकी लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो उसकी जो गारंटी थी वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपके एग्जाम में आ जाए, मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आ जाए, क्योंकि आप तो इस चीज के बारे में अवेयर भी हैं, आप इसको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल कवर कर सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल क्या है, कि किस किस के क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, ड्यूटीज अगर भूल भी जाए तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमडेमनिटी। इमडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इमडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में भी आप इजीली इसमें से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिंपल सा केस याद है, लॉस। इमडेमनिटी में याद रखिएगा वर्ड सिर्फ और सिर्फ लॉस। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कि ये मतलब एक पार्टी है जो कि क्या करती है, लॉस रिकवर करती है। इमडेमनिटी होल्डर इमडेमनिटी, ठीक है, इसमें दो पार्टीज होती है, लेकिन गारंटी में आपके पास तीन पार्टीज हैं। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे इसका थोड़ा सा शायद रह गया। ठीक है, अब है कि राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के जो भी राइट्स होते हैं वो दोनों के प्रति हैं श्योरिटी के राइट्स। ठीक है, ये राइट्स कंप्लीटली नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि आप बस समझ जाइएगा कि श्योरिटी के जो राइट्स हैं वो सबके प्रति है। ठीक है, श्योरिटी के जो राइट्स होते हैं, अब मान लीजिए एक ही उसमें दो श्योरिटी हैं, तो भाई उसके राइट्स दोनों में ही होंगे। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट भी उसका राइट होता है, क्योंकि जो गारंटर है वो प्रिंसिपल डेटर अगर पेमेंट नहीं करेगा तो प्रिंसिपल डेटर को वो मतलब एक फोर्सफुली बोल सकता है कि आपको, ठीक है ना, अगर ये श्योरिटी, ठीक है ना, इसके ऊपर प्रेशर कर सकता है, यार मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, मैंने आपकी हेल्प की है, बैंक वाले मुझसे पैसे डिमांड कर रहे हैं, मेरे ऊपर केस कर रहे हैं, आप प्लीज उनके पैसे दीजिए। तो ये राइट्स हैं उसके, अगर उसने गारंटी दी है, ठीक है ना, तो इसलिए ये सब कुछ इसमें कवर नहीं है, ये बहुत ही एक बेसिक सा पार्ट है। तो प्रिंसिपल डेटर यानी कि जिसने डिफॉल्ट किया है उसके ऊपर ये प्रेशर कर सकता है। मान लीजिए कि श्योरिटी है, श्योरिटी के पास पैसे हैं, श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर से कहा कि ठीक है भाई मैं तेरी बिहाफ पे बैंक को सारे पेमेंट कर रहा हूँ। अगर अब जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो डेटर और श्योरिटी के बीच में चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसने तो प्रूफ में सब कुछ सबमिट कर दिया। मान लीजिए कि ये जो प्रिंसिपल डेटर है वो पैसे बिल्कुल नहीं दे रहा श्योरिटी के, तो श्योरिटी इसके ऊपर केस भी कर सकता है।
बहुत सारे केसेस इसके अंदर अराइज हैं। ठीक है, तो ये श्योरिटी के जो राइट्स हैं वो प्रिंसिपल डेटर्स के अगेंस्ट भी हैं। ठीक है, और जो क्रेडिटर है उसके अगेंस्ट तो है ही। राइट उसके क्या बनते हैं, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो ठीक है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसने गारंटी दी है तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तो जो क्रेडिटर है वो श्योरिटी के ऊपर भी कहीं ना कहीं सीयू कर सकता है, केस कर सकता है, अगर प्रिंसिपल डाटा कोई रिस्पॉन्स ना करे। ठीक है, तो को श्योरिटीज के लिए भी वो साथ में, को श्योरिटीज के साथ इसका क्या है कि यानी कि सेम ही अमाउंट के लिए की गई है, तो उन्होंने 10 लाख की, तो 5 लाख के लिए जो फर्स्ट वाला श्योरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है, और 5 लाख के लिए तो नेक्स्ट जो सेकंड श्योरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हमारा सिंपल था। पहले मुझे बताओ ये वाला क्लियर हुआ या नहीं, इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए। ठीक है, इसमें और कोई डाउट है प्लीज, ठीक है, पूछ लेना, बाकी निकाल लेना इसमें आपको क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट हम कवर ओके मैम। करेंगे बेलमेंट। ठीक है, जो एग्जाम में बच्चे ना मेन ना बेलमेंट, इमडेमनिटी, इन सब में इतने ना मतलब हो जाते हैं कि है क्या ये हमारे पास, फिर बचेगा बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है सबसे पहले यहाँ बात की गई है। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, देख से कह रहे एक पर्सन है जो कि गुड्स को डिलीवर कराता है, तो वो होगा बेलर। पर्सन टू होम द गुड्स डिलीवर्ड। ठीक है, अब जो पर्सन है, ठीक है, मतलब कि जिसे गुड्स डिलीवर्ड करनी है, तो यहाँ पे बेलमेंट का मतलब होता है। अब जैसे मैं बताऊं मैंने इसको इन कंसेप्ट को कैसे याद किया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसे जो मैंने अंडरस्टैंडिंग लेवल से समझा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का तो बहुत सिंपल है, इसका नाम भी है गारंटी। ठीक है, तो गारंटी के नाम से लाइक बैंक के जो जितने भी सारे लोन के केस होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है आपका इंडेमनिटी। इंडेमनिटी, ठीक है ना, लाइक एन, आई से इंडेमनिटी लाइक एन इंश्योरेंस, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड इंश्योरेंस। ठीक है ना, प्लीज ध्यान रखना। इंडेमनिटी में वो उसका सिर्फ लॉस मेकर नहीं होता, वो उसके लिए एज अ एजेंट भी काम करता है। थोड़ा इंडेमनिटी इसीलिए इंश्योरेंस से अलग है, वरना वो इंश्योरेंस के अंदर ही कवर होता। ठीक है, तो ये लर्न करने के आपके पैटर्न है सिस्टमेटिक तरीके से भी। मैं भी आपकी एज से निकली हूँ, ठीक है, मुझे भी लगता था कि ये हमें किस तरीके से इनको लर्न करना चाहिए। तो इंडेमनिटी में जब आपको इंश्योरेंस से रिलेट करेंगे तो आपको लॉस से याद आ जाएगा। ठीक है, देन है बेलमेंट। बेलमेंट में क्या होता है, जैसे बेल होती है, जैसे जेल से अगर किसी की बेल हुई है, इट मीन्स कि वो जो पर्सन है वो वहां से फ्री हो गया, वो वहां से क्या हो गया, डिलीवर हो गया। तो ऐसे ही आप याद रखिएगा, तो बेलमेंट में क्या होता है, डिलीवरी होती है, किसकी होती है, गुड्स की ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर डिलीवरी होती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन, ठीक है, पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, यानी कि कुछ पर्पस के लिए एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को गुड्स की क्या होती है, डिलीवरी होती है। तो बेलमेंट है, bailment means delivery of goods by one person to another for some purpose। ठीक है, तो बेलमेंट का मतलब क्या होता है, डिलीवरी होती है ऑफ गुड्स की, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। पर्पस कुछ भी हो सकता है दोनों का। फीचर्स में देखते हैं कि अगर कौन से गुड्स की होती है, ऑब्वियसली उन्हीं गुड्स की डिलीवरी होगी जो मूवेबल है। जो इमूवेबल गुड्स है लाइक प्रॉपर्टी, इनकी तो डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, तो इनके में सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री वर्ड होता है इमूवेबल के केस में। तो गुड्स डिलीवर्ड होते हैं फॉर सम पर्पस, ऑब्वियसली ये चीजें फ्री का केस नहीं है। ठीक है ना भाई, कुछ पर्पस के लिए था, तो अगर इसने गुड्स डिलीवर्ड किए तो ये भी कुछ
रिटर्न में कुछ चाहता है, इसीलिए। तो व्हेन द फ्यूचर इज, ठीक है ना, व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश गुड्स, ठीक है, आर टू बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है, अगर जब पर्पस पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो पर्पस था कंप्लीट हो गया, तो भाई बेली ने उसके जो सामान था वो वापस कर दिया। तो बेली ने बेलर को जो गुड्स था, ठीक है, वो रिटर्न कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ड्यू टू, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, और डिस्पोज ऑफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर, बेलर की डायरेक्शन के हिसाब से उसे वापस कर दिया। अब है काइंड्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट के कितने काइंड्स होते हैं? तो बेलमेंट के काइंड्स कितने हैं? फ्रॉम बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू और रिवॉर्ड, यानी बेलमेंट के टाइप्स हैं आपके बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या फिर रिवॉर्ड चाहिए, रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके आगे के होगा तो नहीं होगा, वरना तो एकदम हो जा रहा है। ठीक है, काइंड्स में देखते हैं। सबसे पहली बात है कि फ्रॉम द बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसमें एनालाइज कर रहे हैं, तो जैसे बेलर लीव्स गुड्स इन सेफ कस्टडी ऑफ बेली। अब यहाँ पे क्या था कि भाई मान लीजिए कि जैसे कभी ऐसा होता है ना कि कोई आपके जो नेबर हैं वो कहीं जा रहे हो, ठीक है, और उस मतलब फिर क्या था कि उनके घर में रिलेटिव आ गए और वो कुछ सामान लेके आए हैं। अब उनके घर में तो लॉक लगा हुआ है। अब भाई आपके घर में क्या रख दिया कि ताकि ध्यान रहेंगे सेफ कस्टडी के लिए, आपने यहाँ पे सामान रख दिया, ठीक है। तो ये केस अराइज होता है, क्या है, डिलीवरी हुई है गुड्स की, ठीक है। तो अगर है बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, सिर्फ और सिर्फ बेलर की बेनिफिट के लिए हुआ है, यहाँ बेनिफिट है ना, यानी कि अब यहाँ पे भाई वो जो आपके नेबर हैं, ठीक है, अगर वो सामान तो आपने अपने बेनिफिट के लिए तो नहीं रखवाया, आपने इसके बेनिफिट के लिए रखवाया, आपने अपने नेबर के बेनिफिट के लिए रखवाया, ठीक है। तो जब नेबर के बेनिफिट के लिए आपने रखवाया है, ठीक है, तो जैसे बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, तो यानी कि ठीक है, बेलर ने अपने बेनिफिट के लिए बेली पे रखवाया। अब ये वाला केस कौन सा होता है? जैसे कि वेयर हाउस का कंसेप्ट हो गया, ठीक है, वेयर हाउस होते हैं, हमारे गुड्स हैं, मैंने अपने जो गुड्स थे वहां पे क्या कर दिए, वेयर हाउस में जाके रखवा दिए, ठीक है, रात में रखवा देती हूँ, सुबह वहां से मैं, ठीक है, ले लेती हूँ, ठीक है, मतलब कि कोई बिजनेस है तो उसमें काम आते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट है सिर्फ मेरे, ठीक है। और इसमें हो सकता है कि जो वेयर हाउस है वो आपसे चार्ज भी करते हो, और जनरली वेयर हाउस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सारे जो पॉइंट्स हैं क्लियर हो गए। तो बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। अब यहाँ पे बेली के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए है, यानी, ठीक है, बेलर है, ठीक है, जो कि अब एक मिनट आपको बताऊं कि यहाँ पे दोनों के बेनिफिट के लिए पॉइंट आएगा, ठीक है। सबसे पहला जो बेनिफिट है इसके लिए था बेलर के बेनिफिट के लिए, और ठीक है ना, और फिर क्या है, बेली के बेनिफिट के लिए। अब भाई बेली ने डिमांड की है गुड्स की, अगर बेली ने गुड्स की डिमांड की है, जैसे मैंने कहा कि बच्चों 1 मिनट अपनी नोटबुक देना, एक एक मिनट अपना आप पेन देना, ठीक है, या फिर ये तो एक छोटी सी चीजें हो गई, तो ठीक है, वो चीज क्या की गई है, पेन लिया, वो चीज क्या ली गई है, बोरो की गई है, यानी कि वो सिर्फ मेरे बेनिफिट के लिए आप लोगों ने मुझे गुड्स दिया, ठीक है, मेरे बेनिफिट के लिए दिया। इट मीन्स कि जो कौन दे रहा है, बेलर दे रहा है, किसको दे रहा है, बेली को दे रहा है, किसके बेनिफिट के लिए, बेली के बेनिफिट के लिए। तो बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, तो बेलमेंट है किसके, बेली के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए। तो बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली
उसे हम क्या बोलते हैं आपका ये, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो गया, लाइक अ लोन है, कुछ आर्टिकल का आपका लोन है या फिर आपने पेन बोरो किया। नेक्स्ट आता है थर्ड, दोनों के ही बेनिफिट के लिए, लाइक म्यूचुअल बेनिफिट। वो अराइज क्या होता है, मैंने, ठीक है, मैं दुकान पे गई हूँ, मैंने दुकान वालों को बोला कि ठीक है आप ना, आपके पास ये सामान है, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास ये सामान नहीं है। मैंने कहा ठीक है तो उन्होंने कहा कि शाम तक आ जाएगा, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, हम आपको शाम तक डिलीवर कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, शाम तक आ जाएगा, तो ये मेरा एड्रेस है। इट मीन्स कि यानी बेलर ने मुझे गुड्स दिया। अब उसका बेनिफिट क्या है यहाँ पे, उसका बेनिफिट ये है कि मैं उसे पेमेंट करूंगी। भाई उसका बेनिफिट, उसको पैसा मिलेगा, मेरा बेनिफिट मुझे गुड्स मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों के बेनिफिट के लिए है, दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है, तो फिर क्या लिखा है, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे क्या है, बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। बेलमेंट है किसके, बेलर के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए। तो बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, यहाँ क्या है, बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, यहाँ है बेली के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए। यहाँ थर्ड क्या है, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। आई होप आपको क्लियर आया होगा, ठीक है। एक यहाँ क्या होता है, रिवॉर्ड के केस में अभी हमने स्टडी किया था, दो केस थे। दो केस किसके थे, देख लीजिए आप, दो केस बताए थे काइंड्स में। तो एक था बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, देन क्या था रिवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में। जो म्यूचुअल बेनिफिट का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपका रिवार्ड में भी आ जाता है, ठीक है। रिवॉर्ड में दो टाइप का है, एक है ग्रेटिट्यूअस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई मतलब कि सिर्फ एक नाम के लिए, भाई ऐसे होता है ना कि हमें अपने स्कूल में होता था कि हमें अपने टीचर को इम्प्रेस करना है, हमें अपने अपने टीचर को खाली ये दिया, वो गिफ्ट किया, ये, तो ये होता है ग्रेटिट्यूअस, ठीक है, बेलमेंट। एक नॉन ग्रेटिट्यूअस आपके पास क्या होता है कि उसमें आप कुछ नीड करते हैं, आप उसमें कुछ डिमांड करते हैं, दैट इज योर कंपनसेशन। आप जिसमें कुछ डिमांड कर रहे हैं कंपनसेशन, तो वो आपके लिए क्या है, नॉन ग्रेटिट्यूअस, ठीक है। तो वो आपके लिए नॉन ग्रेटिट्यूअस है, और एक आपके लिए क्या है, ग्रेटिट्यूअस यानी कि फ्री। जैसे कि एक बुक आपने बोरो की, ठीक है, बुक बोरो की, बोरो ए बुक, और नॉन में क्या हो गया, कंपनसेशन। तो रिवार्ड में क्या हो गया, ग्रेटिट्यूअस यानी फ्री, और नॉन में क्या हो गया, कंपनसेशन, ठीक है। देन है आपका ड्यूटीज ऑफ बेली, ठीक है, बेली की क्या क्या ड्यूटीज है। हाँ बस अब दोनों की ड्यूटीज है वो हमें कवर करनी है, ठीक है। देन ड्यूटीज है, राइट्स है दोनों के, ठीक है। कौन कौन से राइट्स होंगे, एक मिनट, ये वाला ज्यादा है या शॉर्ट में है, ये थोड़ा सा बड़ा है, कोई नहीं कवर कर लेंगे, इसमें ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अलग है, ठीक है। राइट्स और ड्यूटीज तो खैर सभी कॉन्ट्रैक्ट में है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। राइट्स भी है, ड्यूटीज भी हैं। इसके अंदर दो टॉपिक और एक्स्ट्रा हैं, एक तो टर्मिनेशन और एक लीन, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली के कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, तो ड्यूटीज ऑफ बेली में देखिए क्या होंगी उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यानी कि ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली बेली ने क्या किया है, गुड्स रखा है ना, आपने जब जिसका सामान रखा था तो उसकी आपकी ड्यूटी बन जाती है उसका ध्यान, रीजनेबल केयर करने की गुड्स की। और सबसे पहली बात है कि आप उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब तक वो जो गुड्स है वो आपको रिटर्न करना है। ड्यूटी नॉट टू, ठीक है, मिक्स गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स।
ड्यूटी है आपकी कि आप अपने गुड्स को, अब देखिए उनके गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपके घर में मेहमान आए, गेस्ट आए, ठीक है, और वो गलती से अपना सामान भूल गए। अब वो सामान था कुछ खाने पीने के लिए, अब आप भूल गए और आपने, ठीक है, आपको लगा कि हमारे लिए था और आपने उनको उसके साथ मिक्स कर दिया। तो इस टाइप से नहीं कीजिएगा जब तक आपको एश्योरिटी ना हो, ठीक है, कि वो क्या है, आपका गुड्स नहीं है या आपके लिए वो गुड्स नहीं था। तो ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। ड्यूटी होती है कि आपको ठीक है, अपने गुड्स को, जो गुड्स हैं उन गुड्स को ओन गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना। तो ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। ड्यूटी टू रिटर्न दी गुड्स, ऑब्वियसली ये ड्यूटी है, आई होप ये ड्यूटी कम है, ये चीजें आपको मालूम है। ठीक है, तो ड्यूटी टू डिलीवर एनी एक्सक्रीशन टू दी गुड्स, मान लीजिए कि कोई गुड्स है, ठीक है, उस गुड्स के साथ कुछ और प्रॉफिट भी है या उसके साथ और भी कोई चीज रिवॉर्ड विवॉर्ड कुछ भी है, तो आप उसको भी आपको डिलीवर करना होगा। अब है ड्यूटीज ऑफ डेलर, जिसने गुड्स डिलीवर करवाया है, उसकी क्या ड्यूटीज होती है कि डिस्क्लोज द फॉल्ट इन गुड्स। भाई वो पूरा इल्जाम ना लगाए कि मैंने तो आपके घर पे सामान रखवाया था और ये सामान जो था वो मतलब ऐसे था। तो भाई उसको जो गुड्स की जो मतलब फॉल्ट है, उस गुड्स में क्या फॉल्ट है, उस फॉल्ट को भी डिस्क्लोज करने की ड्यूटी बनती है। उस गुड्स को भी, ठीक है, डिस्क्लोज करने की ड्यूटी बनती है। तो ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स, जो गुड्स बेल्ड हुए हैं उनके में, ठीक है, उनके फॉल्ट को डिस्क्लोज करने की ड्यूटी बनती है। तो ड्यूटी क्या होगी, ग्रेटिट्यूअस जो बेलर होगा, ठीक है, क्योंकि जिसने उस चीज को फ्री में दिया है, ठीक है, तो ड्यूटी होती है कि वो हर चीज में उसको डिस्क्लोज करे। और जो रिवॉर्ड के लिए दिया है, तो भाई आप हर डिफेक्ट के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो चीज मैंने डिफेक्टिव दी है तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि अब क्या है, मान लीजिए कि आपने ना इसी को मतलब जो सामान था आपने क्या किया है, इसी को फ्री के लिए दिया है, या फिर एक आपने बुक दी थी इसी को, ठीक है, तो अब उस बुक में कुछ ऐड करने में या उस सामान के साथ कोई भी खर्चा हो गया है, और वो जो खर्चा है बेली ने किया है, क्योंकि आपने जो उसको एक ग्रेचुइटियस पर्पस के लिए दिया था, तो इसलिए सारे एक्सपेंसेस को आपको बियर करना चाहिए। मस्ट नहीं है, यहाँ पे लिखा है चाहिए, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो अब है ड्यूटी टू रिपे यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, तो वो भी आपको, ठीक है, बियर करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसी का मेडिकल एक्सपेंसेस का है या कुछ भी है, तो वो आपको बियर करना होगा। ठीक है, तो जैसे ए गिव्स हिज नेबर स्कूटर टू बी, ए ने अपने नेबर को, ठीक है, स्कूटर दिया फॉर यूज विदाउट द नेबर्स परमिशन। अब यहाँ पे देखो, यानी ए ने अपने नेबर का स्कूटर दे दिया बी को, माने ए और बी आपस में दोस्त हैं, उसने ठीक है उस नेबर की परमिशन नहीं पूछी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि मान लीजिए एन स्यू बी, अब कोई जो एन माने नेबर, उस नेबर ने बी को स्यू कर दिया और जो कंपनसेशन है वो ए से ली, तो इस केस में ए बाउंड है, क्योंकि ए ने यहाँ इंडेमनिटी का काम किया। तो इसीलिए अगर ए ऐसा कोई काम करता है, बेलर ऐसा कोई काम करता है कि वो अपनी नहीं दूसरे का सामान किसी को दे रहा है, तो वो ही उस सामान के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो उस लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, हाँ ये तो उसकी ड्यूटी है कि क्योंकि गुड्स उसका है, बेलर का गुड्स है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो गुड्स को वापस करे। ठीक है, ये थोड़े से राइट्स हैं, राइट्स में देखिएगा। ठीक है, राइट्स में हम कवर करते हैं राइट्स ऑफ बेली।
तो ड्यूटीज ऑफ बेलर आर द राइट्स ऑफ द बेली। सिंपल सीधी सी बात है, जो बेलर की ड्यूटी है, अभी जो हमने बेलर की ड्यूटी की है, जो बेलर की ड्यूटीज हैं वही बेली के राइट्स हैं। यानी ड्यूटीज ऑफ बेलर आर दी राइट्स ऑफ द बेली। तो बेलर की जो ड्यूटीज है वही बेली के अधिकार हैं, बेली के राइट्स हैं। राइट टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट बेलर्स। राइट है कि आपको गुड्स डिलीवर करना है, ठीक है, सेवरल बहुत सारे बेलर्स को। तो राइट टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट बेलर्स को आपको डिलीवर करने हैं। राइट टू डिलीवर गुड्स इन गुड फेथ, वही वाली सेम चीज है कि मतलब बेली कौन है, जिसके वहां सामान रखा हुआ है, तो उसे, ठीक है, गुड्स डिलीवर करने हैं अच्छे फेथ में, कि उसकी कोई ऑनरशिप नहीं लेनी या उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं करना, ठीक है, इन गुड फेथ टू बेलर विदाउट टाइटल। एंड देन है राइट ऑफ लीन। लीन का जो राइट है, राइट ऑफ लीन। क्लियर? तो लीन का पार्ट अभी थोड़ा सा बताती हूँ, लीन क्या होता है वो हमें कवर कराती हूँ, एक मिनट। सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला पार्ट कवर कर लीजिए, क्योंकि लीन के लिए मुझे एक अलग से क्लास लूंगी, अभी इसमें शायद मुझे लग रहा है हो पाएगा या नहीं। अब है राइट्स ऑफ बेलर। ये तो बहुत सिंपल सा है। बेलर कौन है? बेलर है जिसने गुड्स दिया है, उसका जो राइट्स है वो यहाँ पे बेली की ड्यूटी बन जाएगी। उसका बेलर का राइट्स यही है कि राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट। एक, हेलो, यानी राइट टू टर्मिनेट बेल, राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट इफ द बेली यूजेस द गुड्स wrongfully। ठीक है, ये तो सिंपल सा, आपको लगता है कि नहीं यार सामने वाला मेरे गुड्स का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है, तो आप बेलमेंट को खत्म कर दीजिए। ठीक है, अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है, ग्रेचुअस बेलमेंट माने कि आपने मुफ्त में दिया हुआ है, तो आप कभी भी अपने गुड्स को वापस मांग सकते हैं। होता है ना कि हम नेबर को कोई चीज दे देते हैं, ठीक है, उनसे कुछ लेते नहीं है, तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ चीज इसी से रेंट में, भाई आपने अपना घर दिया हुआ है वहां पे उनको रहने के लिए, आप उनसे रेंट ले रहे हैं, तो ये एक नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट का केस है। लेकिन ये एक्चुअली बेलमेंट है ही नहीं, क्योंकि कभी भी इन वर्ड्स को हम रेंट यूज करते हैं, बेलमेंट वर्ड यूज नहीं करते। लेकिन मैंने कुछ जस्ट एक एग्जांपल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट को हम कैसे खत्म करेंगे, बेलमेंट को हम कैसे टर्मिनेट करेंगे? अगर उसका टाइम खत्म हो जाए, एक्सपायरी हो जाए, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, व्हेन बेली डज नॉट या डज एन एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट। सिंपल सीधी सी बात है भाई, मैंने जो गुड्स था बेली को इस्तेमाल करने के लिए दिया था, लेकिन उसने तो उस गुड्स को क्या कर दिया, सेल आउट कर रहा है। तो ऐसा कोई एक्ट करता है या कोई ऐसा एक्ट कर रहा है कि उसने यूज करने के लिए किसी और को दे दिया, वो उससे ऐसे ले रहा है, तो ये क्या है, ये को उसका बेलमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस है। ठीक है, और अगर ग्रेचुअस बेलमेंट तभी कंप्लीट हो जाता है जब सारी कंडीशंस होती हैं, पूरी हो गई हैं। टर्मिनेट है, ठीक है, तो वो तब होगा कि जब जो उसका मतलब मेन कंटेंट है वही डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव ही ना हो, देन। ठीक है, ग्रेचुअस टर्मिनेट, ठीक है, कब की? अगर डेथ हो जाए किसी की भी, बेलर की या, ठीक है, बेली की। देखिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इजी हैं, इसमें एज सच नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं।
सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इजी हैं। ठीक है, सबसे पहले अब आपको लीन का भी टाइम है, 5 मिनट्स में तो हो जाएगा। लीन क्या होता है? ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लीन का। ठीक है, एक होती है, ठीक है, लीन, पर्टिकुलर लीन एंड देन जनरल लीन। ठीक है, अब सिंपल सा है, ओनली दैट पर्टिकुलर। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने क्या किया भाई, मैंने लीन इट्स काइंड ऑफ गिरवी रखना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, राइट टू रिटेन ओनली दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच चार्ज इज ड्यू। ऐसा करते हैं ना कि नहीं, जब तक आप इसकी पूरे की पेमेंट नहीं कर देते ये हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पर्टिकुलर लीन। एक होती है आपकी जनरल लीन। ठीक है, आपने क्या किया कि ठीक है, आपने सारे गुड्स को रख लिया, नहीं आप सारी पेमेंट कर दीजिए और अपने यहाँ से सारा सामान ले जाइए। करते हैं ना वो, है ना, कि मान लीजिए कि ठीक है, आपने अपने गुड्स वेयर हाउस में जमा कराए थे। होता है ना भाई, आपके बेनिफिट के लिए। बेलमेंट में हमेशा सब थोड़ी ना होता है कि सिर्फ बेली ही का ही बेनिफिट होगा। भाई मैंने अपने बेनिफिट के लिए वेयर हाउस में गुड्स रखे, तो वो तो यही कहेंगे ना कि आप पहले चार्जेस क्लियर कीजिए और अपने गुड्स ले जाइए। अगर उन्होंने सारे गुड्स रख लिए तो जनरल लीन। अगर उन्होंने, ठीक है, मान लीजिए मैंने हाफ पेमेंट की है तो कहेंगे कि हाफ गुड्स ले जाइए, तो उन्हें बोलेंगे पर्टिकुलर लीन। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, बेली मस्ट हैव रेंडर्ड सम सर्विस इन रिलेशन टू द थिंग बेल। ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशन में, पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन में ये होती है कि आपने वहां पे कोई ना कोई बेली ने सर्विस दी है, लाइक वेयर हाउस। वो तभी रख सकता है गुड्स कि जब उसका, उसने भाई कुछ ना कुछ सर्विस दी है। यहाँ पे याद रखिएगा वेयर हाउस का एग्जांपल, मैंने भी ऐसे याद किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि भाई उसने कुछ ना कुछ सम सर्विस रेंडर्ड की हुई है। भाई उसने, वेयर हाउस ने वहां पे बोला भाई हमने सर्विस रेंडर्ड की हुई है, तभी हम वो चीज को रख रहे हैं ना भाई। और इसीलिए, और जो वो उसने चार्ज, और उसने उतने ही गुड्स को रखा हुआ है जितने उसके पैसे हैं, तो ये कंडीशन है। सर्विस रेंडर्ड मस्ट इन्वॉल्व सम लेबर और स्किल। ठीक है भाई, उसने उसमें से गुड्स को निकालने में, चढ़ाने में लेबर और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल है जैसे डायमंड है, ठीक है, रफ है। यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या हो गया, बैंकर हो सकते हैं, वो रख लेते हैं कि नहीं, जब तक सारी हम रजिस्ट्री के पेपर तभी आपको देंगे जब तक फुल पेमेंट नहीं हो जाती। ठीक है, अटॉर्नी ऑफ जजेस, पॉलिसी ब्रोकर, ठीक है, वो सभी फैक्टर्स, ठीक है, वार फिंगर, ये सभी जनरल लीन पे काम करते हैं, पर्टिकुलर लीन पे काम नहीं करते, क्योंकि इन्होंने आपको पैसा दिया है। ठीक है, तो ये उसी चीज के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट है पर्टिकुलर का पेमेंट मस्ट बी ड्यू होनी चाहिए। ऑब्वियसली तभी उसने आपके कुछ गुड्स को होल्ड किया हुआ है। नो एग्रीमेंट है परफॉर्म द सर्विस। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हम भाई आप गुड्स ले जाएंगे और आप जो, हाँ, ठीक है ना, 2 दिन बाद पेमेंट करेंगे। नहीं होता, आपने शिपमेंट के केस में भी देखा होगा, नहीं होता ऐसा। ऑन द स्पॉट जब आपको वहां से गुड्स लेने हैं, ऑन द स्पॉट उनकी पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्ररी का, अब अपोजिट का, गुड्स का पोजेशन होना चाहिए। ठीक है, और पेमेंट की गई है, ठीक है, अगर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, मान लीजिए कि सर्विस की आपने पेमेंट नहीं दी है, तो उन्होंने गुड्स को नुकसान कर दिया। बहुत सिंपल सा केस है बेलमेंट, ये सब जानते हैं हम, सिर्फ हमें इनके लीगल एक्सपेक्ट है, लीगल जो टर्म्स हैं उन्हें जानना था। लीन क्या होता है, पर्टिकुलर लीन,